सभी मित्रों को नमस्कार। आज कुछ अधिक विलंब से यह कार्यक्रम तय हुआ। आज योजना तो यह थी कि एक दिन का विराम लिया जाए, क्योंकि लगातार हम लोग एक के बाद एक 10 कड़ियों तक पहुंच गए थे अविराम। मगर फिर लोगों का यह विचार हुआ कि मंजुल भगत की एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी मलबा का पाठ इस एकाग्र में होना ही चाहिए, क्योंकि इस कहानी की विषय वस्तु भाषा कुछ इस तरह की है कि इस पर चर्चा अपेक्षित है। और जब इतने विस्तार में हम लोग मंजुल भगत की शख्सियत और उनकी रचना दुनिया पर बात कर रहे हैं, तो यह कहानी भी किसी न किसी रूप में आनी चाहिए। यद्यपि इस कहानी पर चर्चा जानी मानी कथाकार चंद्रकांता जी ने भी अपने वक्तव्य में की थी, मगर विभाजन और विस्थापन के परिणाम के रूप में मनुष्य को, मानव परिवार को, समाज को क्या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, किस तरह से नारकीय जीवन जीना पड़ता है, और इसके बाद भी मनुष्य की जिजीविषा बची रहती है, उसकी जिद बची रहती है, उसका संघर्ष कायम रहता है। मलबा कहानी में मंजुल भगत यह सब कहती हैं, इन सब की ओर संकेत करती चलती हैं। इसलिए मुझे भी लगा कि इस कहानी का पाठ इस एकाग्र में हो जाए, अविकल तो अच्छा ही हो, क्योंकि आगे की कुछ एक कड़ियों में संभव है एक से अधिक स्पीकर भी बोलें, क्योंकि कल रक्षाबंधन का पर्व है। आज भी उसकी पूर्व संध्या पर लोग त्योहार के ही मूड में हैं। ऐसे में कुछ स्पीकर हो सकता है कि बाद में आए और उस सिलसिले में हमें फिर एक दिन में एकाधिक कार्यक्रम भी करने पड़े। खैर, ज़्यादा भूमिका में न जाते हुए सीधे हम मंजुल भगत की कहानी मलबा का पाठ शुरू करते हैं। आप लोग भी इस कहानी से जुड़ें। मित्र लोग जब जुड़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो अच्छा लगता है, और कहीं न कहीं किसी कार्यक्रम के लिए समय निकालने, उपक्रम करने की जो पहल है, वह भी कुछ सार्थक सिद्ध होती प्रतीत होती है। हमारे साथ शुभ्रा उपाध्याय जी जुड़ गई हैं। नमस्कार। उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और भी कुछ एक मित्रगण जुड़े हुए हैं। शुभ्रा जी मित्रों कल की कड़ी में अपनी बात रखेंगी। मंजुल भगत के शुरुआती 2 उपन्यासों पर खास तौर से चर्चा करेंगी। तो आइए मंजुल जी की कहानी मलबा का पाठ शुरू करते हैं। पतला दुबला उबले हुए अंडों जैसी आंखों वाला कुबड़ा बूढ़ा, जिस मलबे से सटी झूलती झिलंगी मंजी पर धंसा बैठा दिखलाई पड़ता है, वह उसके अपने ही घर का कुचला पिसा ढेर है। यह और बात है
यह और बात है कि हम और आप उसके ठिकाने को मकान या घर कुछ भी न कह पाते। तब भी उसकी काई पुती टूटल ईंटें एक के ऊपर एक जमी खड़ी थीं। खपरेली छप्पर था, जंग खाए टीन का दरवाजा झूलता। 4-6 ईंटें खोल खोल कर बने दरीचे से झांकता कोई भी भीतर लकड़ी का बना ताख देख सकता, जिसमें पीतल की कौली में झकाझक मोमबत्ती जला करती दीवारों पर रोशनी के फानूस बनाती हुई। सिगड़ी तो बाहर मिट्टी के चबूतरे पर ही सुलगती। आज जिस टुक्कर टांकी सिले नायलोनी निबड़िया चीज पर बूढ़ा धंसा रहता है, उसे चारपाई केवल 4 पायों के कारण कहना पड़ता है। फिर निवाड़ भी जोड़ जोड़ कर, कहीं बाण तो कहीं डोरा, सूत न मिला तो नाड़ा। करीब ही 10 ईंटों को एक के ऊपर एक तहाकर धड़ा सा बना था, जिस पर बुढ़िया पीतल के गिलास में चाय रख जाती कौली से ढांप कर। बूढ़े को घूंट घूंट चाय सुड़कते, कौली में उड़ेलते, फूंक मारते एक पहर बिताना होता। मंजी पर पाला मारे पत्तों से कुछ पुराने कागज पत्तर बिखरे हैं, जिन्हें नाक के पास ले जाकर बूढ़ा तब तक घूरता सूंघता रहता जब तक धूप से उसका मूड टनकने न लगे। उस चश्मे के बिना कोई भी अक्षर उसे चश्मे के बिना कोई भी अक्षर ठीक से बना हुआ नजर नहीं आता। पर चश्मा उसके पास है ही नहीं, या फिर शायद मलबे के नीचे धंसा पड़ा हो। कितनी बारीकी में मंजुल भगत विवरण प्रस्तुत करती हैं, एक एक चीज पर ध्यान देती हुई। कितनी तन्मयता से यह कहानी बुनी गई है। आगे बढ़ता हूं। पीले कागजों की इबारत तो यूं भी उसे बजुबानी याद है। एक नक्शा भी है उसके पास। बुढ़िया को मलबा खिसकाकर पिचकी धसकी टीन कनस्त्री भी निकालते देखा है। वह उसे हाथ में लेकर देर तक टकटकाती है, सब तरफ से घुमा फिराकर, फिर ले जाकर अपनी अटरम शटरम गृहस्थी में जमा देती है। बुढ़िया की पूरी गृहस्थी यूं सड़क पर आ गई है, मानो वह सब वहीं पर उगा झाड़ झंखाड़ हो। देखा जाए तो भीतर कुछ है ही नहीं। बुढ़ा बाहर, चूल्हा बाहर, नल की टोटी बाहर, कपड़े लत्ते इधर उधर ढूह ढेर पर पड़े सूखा करते या तो हवा खाते। आसपास उठ रहे नए नकोर मकानों के लिए अस्थायी रूप से जो नल नगर निगम ने बख्शा हुआ है, उसी की कृपा से सब होता है। बुढ़िया को 12 घंटे का एक काज और भी मिल गया है। इस नल देवता की शुद्धता बनाए रखने का, मजदूर टोली को वहां कुल्ला न करने देने का, बच्चों की पिछाड़ी न धुलाने देने का, हड़काना बरजना ही नहीं, उसने तो नल के नीचे से लेकर एक लंबी कच्ची नाली तक खोद खींच कर दिखला दी है, जो असलियत में कहीं नहीं जाती। बस अपना गंदला पानी लिए दिए वहीं मलबे के आसपास अंतर्धान हो जाती है। कुछ सड़ाब मिट्टी सोख लेती है, कुछ गड्ढों में
ठहरा रह जाता है। परे एक विशाल नीम का पेड़ है जिसे बुढ़ा अपना कहता है और उसके पत्ते बटोर कर सड़े पानी के करीब जलाकर धुआं दे दिया करता है। मजाल है जो कोई ऐरा गैरा नीम से छेड़छाड़ कर दे, थप पर चट की नौबत आ जाती। बूढ़ा कहता है नीम इसलिए मेरा है क्योंकि वह मेरे अहाते में पड़ता है। उसका अहाता कहाँ है यह कोई नहीं जानता। मलबे पर नीम की टहनियां भी पड़ी सूखा करती हैं। उनके यहां कबाड़ कचरी जैसी कोई चीज नहीं पैदा होती। सब का सब मलबे पर पापड़ बड़ियों की तरह पड़ा सूखता सिकुड़ता रहता है और काम की चीज बन जाता है। काम की चीज बन जाता है, गौर कीजिएगा। कुतरे कागज, मुचड़ी थैलियां, लक्कड़, गुट्टी, फुट्टल पत्थर, टूटल ईंट, सब की गडमड ढेरियां बनी हैं। मलबा और मलबा में बदलता जा रहा है। मलबा मलबे को आकर्षित कर रहा है। आगे पढ़ता हूं। उनके भीतर सैकड़ों कीड़े मकोड़े बसे हैं, अनछुए रेंगते हुए मगन। अरे इस मलबे के भीतर बुढ़ों की दौलत गड़ी है, कोई कहता। बनते मकानों पर तैनात मजदूर टोली रात में कंकर रोड़ी बजरी बदरपुर के ढेर पर सोया करती है। मच्छरों से दुखी होकर कोई कोई इस कंकरीले बिछौने पर मसहरी गाड़ कर सोता है। गोद बगल के और पेट के कच्चे पक्के कुल मिलाकर 6 बालक एक एक मजदूर दंपति के हैं। यही इंसानी पुलिंदा उनकी पूंजी है। बदन न दिख जाए कहीं, इस भय से धोती का कछौटा कसे, तसले पर तसले ढोती, 9 ईंटें सिर पर धरे, सीढ़ियां चढ़ती मजदूरीन माँ को कभी फुर्सत ही न मिली कि घड़ी दो घड़ी अपनी औलाद समेट कर सुस्ता बतिया ले। बस सांझ ढले पर जब खले में धुआंते लक्कड़ पर हांडी चढ़ाती, तभी बच्चे आप ही आ धमकते और उनके छोटे छोटे स्याह बूत रोटी की आस में गंगे और अडोल हो जाते। तभी बुढ़िया आ धमकती, ममता और सयानेपन से सनी सीख देने, अरे जरा सी हींग तड़का दे दाल में, भुना जीना नहीं है तेरे पास। मजदूरनी सबके जवाब में मुट्ठी भर लाल मिर्चा झोंक देती। जरा सी दाल ऐसा सिसकारा देती कि पूरे कुनबे को पूरी पड़ जाती। यही बुढ़िया का समाज है। वह किसी नई लगी मजदूरनी से पूछती, तेरे को कितने बच्चे हैं? जवाब आता, 2। 2? फिर ये गोद में अगल बगल क्या है? वह पूछती, ई त छोरी लोग है तमाम। ई त छोरी लोग है तमाम। छोरी मजदूर नहीं बन सकती है पर बच्चा नहीं कहला सकती। 3 बरस तक उसे तन पर कोई लत्ता लपेटने की भी दरकार नहीं। भूखी नंगी मच्छरों द्वारा खाए जाने पर भी वह बांस की तरह बढ़ने लगेगी। भला छोरी जात काहे को मरने लगे? छोरे की जान को तो 1000 नजर टोंक भला। बूढ़े को इन सब पचड़ों से कोई सरोकार नहीं। वह हरकत में आता है जब सरकारी अफसर उसे जबरन उस भूमि पर से हटाकर मलबा साफ करवाना चाहें तब। अरे बूढ़ो, काहे गोह की मानिंद इस ढूह से चिपके हो? कोई कह बैठता। सुनते ही वह उस हद तक शोर मचाता, गालियां बकता जिस हद पर पुलिस कर्मचारी उन लोगों को ले जाकर हवालात में ही न डाल दे। ले चलो जहां चाहो, नंगे की तलाशी क्या? वह तेज तेज चलता। इस बूढ़े ने तिगनी का नाच नचवा डाला है। कर्मचारी मलबा उठवाने का काम
शुरू करवाते कि बूढ़ा बूढ़ी बरी होकर फिर से आ धमकते। कुछ दम था उसके पीले कागजों में, तभी न एक ही रोज में बरी होकर वह वापस अपनी खटिया पे तैनात हो जाता और बुढ़िया उसकी सेवा टहल में। सुनते हैं उसे अपने क्लेम के एवज में जमीन मिल रही है, पर वह कहता है सरकार मुझे यहीं आकर क्लेम दे, 125 गज का बना बनाया मकान दे। कोई कहता बूढ़े के कागजों में गुजरे दिनों के किसी प्रधानमंत्री तक के दस्तखत हैं। अंग्रेजी जुबान में अपने हाथ से लिखी अर्जियां भेजता रहता है। सरकारी दफ्तरों में हाथी की सूंड से गन्ना छीनने बराबर है उसकी धरती जब्त करना। पर बाबूजी तुम्हारी धरती है तो परे हो के बैठो, तुम तो सड़क घेर के बैठे हो। क्यों सड़क पे मेरा नीम नहीं खड़ा? मैं भी तो देखूं कैसे सड़क निकालते हैं, कैसे नीम काटते हैं। सड़क सरकार की है तो जो मैं 40 साल से इस पर बैठा हूं, मैं भट्ठे में जा पड़ूं? पाकिस्तान से लुट पिट के नहीं आया मैं। इसी तरह की गुफ्तगू रोज हुआ करती। गली के बाबले की अलमस्त चाल और बेखबर सैर देखकर पगला जाने को जी हो आता। दिखावे पहरावे से दूर बहक भुलावे की दुनिया, जाने कितना मजबूर होकर यूं भटका होगा मगज। मजदूरों की रोटी बनते तकने लगता। एक साथ कई गर्म घरों से उसे रोटी खाने का न्योता मिल जाता। वह बेफिक्री से हाथ हिलाकर मना कर देता और चाव से रोटी बनना देखता रहता। गुलाबी पड़ती रोटी से उसके नथुने फड़कने लगते। बिना भूख के भी भला कोई खाता है? मजदूर भी इस बात को समझते हैं कि पेट भरा होने पर दोबारा रोटी खाई ही नहीं जा सकती। दूसरे का हिस्सा ठूंसने से वही रोटी बकबकी हो रूप रस गंध बदल उठती है। भूख लगने पर वह चाहे जिस तिस से रोटी मांग बैठता। भला बावले को रोटी की क्या कमी? एक रोज तो बर्तन चौका वाली को एक घर से बचा हुआ पुलाव मिल गया। वह घर से जो अपनी 2 रोटी साथ बांधकर लाई थी वह खा चुकी थी। सो पुलाव लिए लिए बावले को खोजती फिरी। बदनसीब के मुख का स्वाद बदल जाएगा जरा। पर बदनसीब तो जाने कहाँ अंतर्धान था। भलमनसाहत और परोपकार की एक बेला की सामर्थ्य से ओत प्रोत कामवाली को आखिर पुलाव मंदिर में रख देना पड़ा कि बावला जब उधर आए तो उसे जरूर से खिला दिया जाए। बस यही आंख मिचौली बावले की उसे खिजा देती है। एक रोज तो वही बावला बुढ़े को टोक बैठा, बाऊ मकान कब बनवाओगे? रोज ही तो सुनता देखता रहता था। बूढ़ा एकदम से उछल कर खड़ा हो गया और कूद कूद कर वह लड़ झगड़ मचाने लगा कि बावला एकदम से उकता गया। छोटी सी बात की इतनी लंबी प्रतिक्रिया। वह हंसने लगा, फिर हाथ झटकारते हुए यूं चला मानो बूढ़े का मगज पटरी से उतरा हुआ हो। फिर बुढ़िया ही तस्तरी में गर्मा गर्म पकौड़े रखकर बूढ़े की आरती उतारने आई। बूढ़ा असमंजस में पड़ गया। अब गाल बजाए कि प्याज के पकौड़े चुहलाए। रात को तो आटे की छान की रोटी पकी थी। आटा जो खत्म था, आखिर गाल की राल जीत गई। वह पकौड़ा ठंडा कर बैठ गया और भचर भचर खाने लगा। इस बुढ़िया का भी कोई जवाब नहीं। जाने कौन से जोड़ तोड़ लगाती रहती है बूढ़े को चिकना चुपड़ा खिलाने का। वह प्लेट रख चली गई। रब खैर करे, इसी जनाने की बदौलत समय की सुई चलती है। वह स्वयं तो फाइलों को बगल बच्चा बनाए हुए है, यह जानते हुए भी कि कचहरी में जो जीता वह हारा
और हारा तो है ही मरे बराबर। इस छोटे से घर में जिसे वह घर मानता है, घड़ी टिकटिकाती रहती है तो इसी छोटी सुई की बदौलत। रेफ्यूजी कैंप कभी का मटियामेट हो चुका। वहां के वासियों को उनका हक मिल चुका। जिन्होंने कभी पैसा देखा न था, वह अपना कब्जा बेच रातों रात लखपति बन गए और किन्हीं और गली मोहल्लों में रहने चले गए। कुछ ओरिजिनल अलॉटी रह भी गए। चारों तरफ नए नकोर मकान उठ रहे हैं, गुलाबी पत्थर की दीवारों और संगमरमरी मकराने के फर्श वाले। बुढ़िया का पड़ोस खत्म हो चुका। सुना है बूढ़े के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। सब कुछ पिचक कर मलबा बन गया। बड़ी तबाही मचाई बूढ़े ने। सरकारी कारिंदों ने पिछली तरफ ईंटों के 2 कमरे भी डाल कर दिए, पर बूढ़े को अड़ हो गई। वह अपनी चूरा गृहस्थी का मलबा समेट वहीं डटा है। चलती गली में यह मलबा ऊंट के कोहान सा खड़ा है। ठठेर की बिल्ली ठक ठक से नहीं डरती। बूढ़े और सरकार में ठनी है। उसके टूटे दर पे झूलता टाट टट्टर का पर्दा मुंह चढ़ाता हुआ। नए पड़ोसी समझाने आते हैं, पापा जी इस मलबे में सांप बिच्छू घुस के बैठे होंगे, दफा करो इसे। सुनते ही बुढ़ा टिड्डे की तरह टर टर करने लगता। पीर उठती है मेरे कलेजे में, कैसे दफा कर दें अपने घर को। उसने ढाए गए घरौंदों की पुरानी ईंटें भी खरीद ली और मलबे पर ढेर लगा दी। इस ढेर को बढ़ाने का उसे मिराक सा हो गया है। ये देखिए उसका कितना लगाव है अपने घर के साथ, कितनी महत्वपूर्ण बात। और कैसे उस वृद्ध व्यक्ति का जो अपने घर के प्रति कि कैसा लगाव है कि वह मलबे में जो उसके ही घर की ईंटें थीं उसे भी वह खरीद कर वापस वहीं पर रख देता है। आगे पढ़ता हूं। अपनी बुढ़े ने बुढ़िया की जिंदगी भी खराब कर रखी है, लोग कहते। हाँ जी, कोई बेटा बच्चा भी न हुआ जो हक हिसाब मांगता सरकार से। बस एक धी है, सो पराए घर रची बसी है, कभी कभार झांक जाती है। समधिनी भी इस झिलंगी खटिया पर मिल बैठती हैं। बुढ़ा कहता है, पूरी जमीन का हक मिल जावे समधिन तो तुम्हें भी यहीं एक कमरा डलवा देंगे, रल मिलकर हमारे साथ ही रहना। जरूर बनवा देना, भला मैं क्यों हिचकूंगी रल मिल रहने को। जानती है बुढ़ा आखिर क्लेम को छाती पर रखकर तो ले जाने से रहा। लड्डू फूटेगा तो नुक्ति मिलेगी ही, पर अभी तो जवाई जूते खोलने को था नहीं। बुढ़िया घर की बनी बेसन की पंजीरी समधिन के सामने रख कहती, एक जमाना था बहन, मैं कागजी बादामों से गिट्टे खेलती थी, पर वह तो लाहौर था। समधिन पंजीरी चुभलाते कहती है, क्यों न खेलती होगी बहन मेरी, वह तो फिर लाहौर था, रौनकों वाला, बरकतों वाला, नित नबी खप शप वाला शहर। पर देख तो समधिन, इस रफूजी कंप से भी भाग कैसे जगे हैं। कब भी इस था अंग्रेजों के घोड़े बनते थे। ये मित्रों, दिल्ली के किंग जेबे कैंप के आसपास की कहानी है उन दिनों की। संयोग से मैं स्वयं उस इलाके में वर्षों तक रहा हूं और आप में से कई लोग भी उस इलाके से परिचित होंगे, वहां कई लोग रह भी रहे होंगे। उसी किंग जेबे कैंप से पीछे की ओर ढका गांव है, जो आजकल ढका भी कहलाता है। ढका समधिन, ये बात हो गई थी। समधिन पंजीरी चुभलाते कहती है, क्यों न खेलती होगी बहन मेरी, वह तो फिर लाहौर था, रौनकों वाला, बरकतों वाला, नित नबी खप शप वाला शहर। पर देख तो समधिन, इस रफूजी कंप से भी भाग कैसे जगे हैं।
कभी इस था अंग्रेजों के घोड़े बनते थे। अजी मिलिट्री कम था पहले पहल। मिलिट्री जब उस तरफों गुजरती तो नीचे बसा गांव पूरा ढक दिया जाता, इसी से तो उसे ढका गांव कहते हैं। बूढ़ा बोला, पर इस तरफ तो देखो, कैसा भरा पूरा बाजार भर दिया दुकानों से शरणार्थियों ने। माल से अटी पड़ी हैं दुकानें और धन से उन्हीं शरणार्थियों की जेबें। कैसे लुटे पिटे आए थे, आखिर उठ खड़े हुए, पेट में गिरह डालकर भी धंधा बिठलाया। हाँ जी, हाँ जी, देश के जब दो फाड़ हुए तब सब कुछ फट गया था। बूढ़ा बोला, एक वक्त था जब इस थां खड़े होकर कोई पानी पीने को राजी नहीं था। अब देखो तो मकान अभी पूरा तैयार नहीं, और बाहर मारुति तो अंदर टेप चल रहा है, और बाहर मारुति तो अंदर टेप चल रहा है। बस जी, जो रह गए वो रह गए या पगला गए। पर भीख तो किसी ने ना मांगी। बूढ़े ने भी समधिन के बार को झेला। बुढ़िया काम निबेड़ खुले में नहाने बैठती तो बूढ़ा एकदम से बाखबर हो उठता। पास ही रोटी गटकते मजदूर पर चिचिया उठता, पीठ मोड़ ओए, पीठ मोड़ ओए, जनानियां धोबे बदलें तो दीदे फाड़ के न तक्का कर। मजदूर हैरान, निवाला गटकेगा तो भला दीदा तो आप ही बाहर को लट्टू सा हो जाएगा। उसकी जवान जहान महरारू भी हाथ में बेलन लिए एकदम से खड़ी हो गई, देह ऐसी कि जैसे बिना गांठ का गन्ना हो। बूढ़े तो होए गए बाबापन। बुढ़िया एकदम से कुर्ता डाल खड़ी हो गई, सलवार का नाड़ा बांधते बांधते बिफर उठी। तेरा खसम बुढ़ा नहीं होगा कदी, तेरा खसम बुढ़ा नहीं होगा कदी, तेरा बाप नहीं होया था। अरे भाई, लाज ओट कोई भीत ईंटों से ही है, हम नहीं नहात खुले मां। पल भर को बुढ़िया की आंखों में मजदूरनी के नहाने की संपूर्ण कला घूम गई। पहनी हुई धोती का कछौटा खोल तंता, पर्दा फिर वही लपेटा ओढ़ना बन जाता। बुढ़ा बेबात मजदूर की तरफ को कूदा, बताऊं तुझे, बताऊं मैं बुढ़ा? हाँ, चलो चलो जाने दो, बाऊ काहे बात बढ़ाते हो। दो चार जने आकर फिर बूढ़े की रोज की इस वर्जिश को रोक देते। भाषा देखिए, झगड़े की जो उसकी प्रवृत्ति है उसको मंजुल वर्जिश कह रही हैं। उसका अभ्यास है, उसकी कसरत है वो। दो चार जने आकर फिर बूढ़े की रोज की इस वर्जिश को रोक देते। यहाँ पात्रों के साथ लगाव है, पात्रों के साथ लेखक कैसे घुल मिल जाता है, कैसे उस पर भी तंज कसता है प्यार से। आगे कहानी बढ़ती है। एक रोज तो दोपहर बाद ही घनी शाम सी गहराने लगी। आसमान पे काली छतरी तन गई, पर बीच बीच में बारिश वाले बादल भी खड़े थे। देखते ही देखते बरखा के भाले तड़तड़ाने लगे। बूढ़ा बाहर बैठा अचानक इस बार से तिलमिला उठा। भीतर बड़ो जी, बाछड़ आई है, बुढ़िया चिल्लाई। अब क्या भीतर और क्या बाहर, अभी बरसकर राह लगेगी अपने, आगे नहीं झेले ये मौसम। बूढ़ा वापस चिल्लाया, नहीं जी, मेरी हड्डियों के तो अभी से सब जोड़ पिराने लगे। अब की बार बूढ़ा चारपाई सिर पर रखकर अपने घर आंगन के नाले पर नाले पार करने लगा। ईंटों के अंबार में से गंदला पानी अपने साथ तरह तरह का सड़ाब लेकर बहने लगा। बुढ़िया की खुदी नाली में एकदम से बाढ़ आ गई। कीचड़ घुमेर खाकर सन सन इधर उधर घूमने लगा। बूढ़े के कदम धंसते रपटते आखिर अपनी खोह तक पहुंच गए। उसने चारपाई भीतर फंसा दी और उछलकर उस पर चढ़ गया। पांव सिकोड़ कर बल खाते कीचड़ पानी को देखने लगा। बुढ़िया का मूंज का खटोला पहले से ही दीवार से सटा हुआ था। दोनों बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। छत अगल बगल से टपका मार रही थी।
धार थमे तो मग्गे से पानी उलीच देना। बूढ़ा बतियाया। हाँ जी, नाली भी चौड़ी करनी पड़ेगी। बुढ़िया के अब तक पूरे पिंड में टीस उठने लगी थी। दूर दूर तक धरती तरकछार बनी हुई थी। अजी मलबे में से हवाड़ जैसी उठ रही है, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। अचानक वह चिड़चिड़ी हो आई। आपने भी बीच समंदर में ला के जहाज खड़ा कर दिया। 1 मिनट समय दीजिएगा। हाँ, बैटरी है अभी, मैं वही चेक कर रहा था, लैपटॉप की बैटरी। आगे पढ़ता हूं। अजी मलबे में से हवाड़ जैसी उठ रही है, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। अचानक वह चिड़चिड़ी हो उठी। आपने भी बीच समंदर में लाके जहाज खड़ा कर दिया है। जब वह दे रहे हैं और जगह, तो फिर यह था छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे कलेजे में बर्छियां न भोंक। क्यों लूं मैं बित्ता भर जमीन? उछलने की जगह न पा बूढ़ा बैठा बैठा बोला। बूढ़ी के नक्श पिघलने लगे, जैसे करछुल भर देसी घी उन पर उलट गया हो। मैंने कहा जी, अगर जो अपना एक बच्चा पुत्र होता तो अब तक मकान खड़ा करवा लिया होता, यूं गली मोरी में थोड़ा बैठता। आंखों के आगे कद्दावर जवान लड़का खड़ा मकान चिनवा रहा हो, ऐसे ममता की चिकनाई चेहरे पर पुत गई। टूटे ढूह के भीतर उसकी मुस्कान की लौ कांपने लगी। बूढ़े के सीने में भी एक तड़प बल खाने लगी। यह बुढ़िया जब नेड़े बैठकर यूं ममता से सन जाती है, तब उसका दिल भी टीसने लगता है। हाँ, एक होता अपना भी, चाहे कैसा ही। हाँ, एक होता अपना भी, चाहे कैसा ही, वह फुसफुसाया। सामने से बावला हाथ में गीली रोटी लिए निकल गया। बौछारों से बेखबर, भरे पेट से तंग, हाथ की रोटी के लिए गली का कुत्ता खोजता हुआ। बूढ़े बूढ़ी की धी आई हुई थी, बूढ़ों का मन सींचने। जिस थां बैठ जाए बस दोनों को उधर का दिखलाई दे। 2 रोज ठहर कर हाथ की पकी बनी खिला गई। रहन दे चन्नी है, बल्ली है, रहन दे। तू पराया धन मेरी आदत बिगाड़ देगी। तू चली गई भला तो फिर मैं किसकी थाली झांकती फिरूंगी। बूढ़ी लाल लोट होती रहती। 100 मन्नतें मान कर जन्मी थी चन्नी। पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई थी बूढ़ी ने। पर करामात तो देखो पीर जी की, मजार पर चाहे जितनी लंबी चादर चढ़ा दो, छोटी ही पड़ जाती। भला आदमी की क्या बिसात जो पीर पैगंबर के हुजूर में पूरा पड़ जाए। पीर जी जब जीते थे तब फूंक भी मार दें तो सामने वाले की काया 20-30 बरस तक निरोगी हो रहती। कितनी कुछ देख भुगत चुके वे बूढ़े, अब रब दिखलाएगा भी क्या। भला हो उस दूसरे दीन धर्म वाले का जो पड़ोसदारी के नाते उन्हें लाहौर स्टेशन तक हिफाजत से छोड़ आया था। बुढ़िया ने तो खेस की तहों में छोटी बड़ी पूरी 7 छोरियां लुका रखी थीं। जवान काया की मालकिन थी, तब घोंप देगी जो किसी ने उसके कपड़े खोले। स्टेशन पर मिलिट्री ने दरियाफ्त किया, बिस्तर में कोई चीज छुपा के तो नहीं लाई? जी, 7 छोरियां हैं बस। उसने बिस्तर खुलने से पहले ही झट से कह दिया। यह बस है। पर भला हो उसका, उसने तो फटाफट छोरियां बरामद कर अपने कब्जे में ली। बस कहा कुछ भी नहीं। वह निहत्थी ही गाड़ी चढ़ गई थी। रब जी की मेहर, कटी लाशों से पटी गाड़ी में वह खैर से दिल्ली पहुंच गई। बाबूजी तो 4 रोज पीछे पहुंचे। कहते हैं वे भी बोरियों में बंद सड़ती लाशों और नुची हुई सिसकती बेदम लाशों के साथ ठूंस दिए गए थे। स्टेशन पहुंचे भी रात के अंधेरे में बकरा बने, चारों हाथ पांव से रेंगते हुए।
अब न अंधेरे से खौफ आता है, न चोर डकैत से। उनके चारों तरफ उठ रहे मकानों में लोग फालतू चेन कुंडिया लगवाते रहते हैं। बूढ़े को हंसी आती है। वह तो अंधेरा फलांगते चेहरों को पहचानने भी लगा था। वे शक्लें खुद डरी हुई होती हैं। अमन में सब चेहरे एक से होते हैं पहचाने से। चन्नी तो इसी था जन्मी थी, चन्नी तो इसी था जन्मी थी। शुभ्रा जी की प्रतिक्रिया आ रही है, रवानगी में प्रस्तुति हो रही है, बहुत खूब जी, शुक्रिया शुभ्रा उपाध्याय जी और सभी मित्रगण जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। भागचंद गुर्जर जी, एडवोकेट विवेक कुमार, महेंद्र रंगा जी, कल्पना जी, सुधांशु गुप्त जी और तमाम मित्रगण। आगे पढ़ता हूँ। चन्नी जो इस दंपति की संतान है, इकलौती संतान बेटी। चन्नी तो इसी था जन्मी थी, जब उनके साथ थी तो कुछ न कुछ चहल पहल करवा देती। उसके चले जाने से सारे बहाने समाप्त हो गए। हर त्योहार सड़क पर बैठे बेअसर गुजर जाता है। चारों तरफ पटाखे फूटते हों या रंग की फुहारें पड़ती हों, बूढ़े उसे भी सर्द सख्त मौसम की तरह झेल जाते। उनकी निक्की सी कबूतरी चन्नी जो पराई मुंडेर पर जा बैठी थी, एक रोज बाबले को मलबे पर से किसी खिड़की से फेंकी हुई राखी पड़ी मिल गई। और देखिए, कल भी राखी का ही पर्व है। रुपहले धागों की चमक काली पड़ चुकी थी, बीच का फूल भी मुचड़ गया था। चन्नी चूल्हे के सामने बैठी रोटी पो रही थी। बावला पास आकर बैठ गया और रोटी फूलते देखने लगा। क्या खाएगा? चन्नी ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, वह बोला। फिर अचानक अपनी बाह पसार हथेली की राखी दिखाकर बोल पड़ा, चन्नी ये क्या है? उसने रोटी की थाप चकले पर मारते हुए पूछा। रखड़ी, उसने काले मुचड़े हुए धागों को पहचानते हुए खुश होकर कहा। हैं? भला आज कोई रखड़ी है? रे बाबले, 10 दिन बीते उस त्योहार को और तू आज। चन्नी जो हंसी तो फिर दोहरी हो, हंसती ही जाए। बेबे देख जरा इसको। फिर अचानक चन्नी गंभीर हो उठी, बेबे की कलप याद करके। हर तीज त्योहार पर रोने बैठ जाती। बेबे की कलप याद करके चन्नी तुझे बीर न दे सकी, बाबूजी को नाम लेवा। हर तीज त्योहार पर रोने बैठ जाती। तू रखड़ी का मतलब जानता है यमले? मेरी राखी करेगा तू? वह सुस्त सी बोली। बावला चुप रहा, पर धीरे से एक शिकन उसके माथे पर उभरने लगी। क्रोध की खड़ी लकीर, आंखें विक्षोभ से चमकने लगी। उसका आग्रह लौट आया था, किसी फेंकी पड़ी चीज की तरह। चल, बंधा भी चुका अब। चन्नी भुला इस आस को। अपने ख्यालों में से उभर कर बुढ़िया बोली। चन्नी ने बाबले के हाथ से राखी ले ली और उसे धीमे धीमे बांधने लगी। बुढ़िया के होंठ कंपकपा गए। बुढ़िया के होंठ कंपकपा गए, जैसे कोई प्रार्थना इतनी पुरानी हो चुकी हो और इतनी बार दोहराई गई हो कि अपने आप होठों पर तैर जाती हो। चन्नी के मुख पर एक नरमी थी, जैसे बेबे और बाबले के बीच कुछ घट रहा हो और वह उसकी केवल साक्षी हो। इस बुजुर्ग दंपति की जो संतान है, जो पुत्र की आस है, वह उस मुंह बोले पुत्र, उस मुंह बोले बेटे बाबले में दिखाई पड़ती है। वह कम बोलता है लेकिन इनकी भावनाओं को समझता है। वह चन्नी को फेंकी हुई चन्नी को एक पुरानी जो मलबे पर आ गिरी थी किसी घर से, वह राखी देता है और चन्नी उसके इस खामोश भाव को समझती भी है। यह और इसे लेखिका ने किस संवेदनशीलता के साथ रखा है, इसे देखिए। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। चन्नी ने
बाबले के हाथ से राखी ले ली और उसे धीमे धीमे बांधने लगी। बुढ़िया के होंठ कँपकपा गए, जैसे कोई प्रार्थना इतनी पुरानी हो चुकी हो और इतनी बार दोहराई गई हो कि अपने आप होठों पर तैर जाती हो। चन्नी के मुख पर एक नरमी थी, जैसे बेबे और बाबले के बीच कुछ घट रहा हो और वह उसकी केवल साक्षी हो। अजीब जगह थी यह। 5 कोठियों वाला ही सबसे नीची नजर रखता। एक ही हादसे से इकट्ठा गुजरे ये लोग कुट पिसकर एक दिल हो गए थे। बर्तन चौके वाली को 5 कोठी वाला माँ जी पुकारता। दुकानों के सामने बैठी पगली का भी राम राम और रोटी का हक बनता। वहां से आकर आखिर कुछ न कुछ काम तो करना था। सो जी तोड़ मेहनत से 50 तरह की दुकानें खड़ी हो गईं। जी आगे पढ़ता हूं। जी शुक्रिया। सो जी तोड़ मेहनत से 50 तरह की दुकानें खड़ी हो गईं। कुछ लोग जो प्लॉट पे चले गए थे लौट लौट आ गए बंगले मकान बनवाने। सबको लगा यह बूढ़ा दिन दिन बुढ़ाता तो जाएगा पर मरेगा कभी नहीं। यूं ही अपनी झिलंगी खटिया पे बैठा बैठा झिलंगा होता रहेगा। भाषा देखिए मंजुल की। यूं ही अपनी झिलंगी खटिया पे बैठा बैठा झिलंगा होता रहेगा। वही बूढ़ा मलबे पर ढेर हुआ पड़ा था। वह बूढ़ा हार जाता है जीवन से आजीवन लड़ता हुआ बूढ़ा एक दिन मर जाता है। हर व्यक्ति को मरना है, मगर किस तरह से लेखिका ने उसके मरने की घटना को बहुत ही संक्षिप्त ढंग से और अनायास लाकर अपना काम किया है। इसलिए कि लेखिका कहीं न कहीं जीवन के संघर्ष को विशेष रूप से दिखलाना चाह रही हैं। बूढ़ा मरा है मगर कहानी बची है। उस बूढ़ी का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा जो दिन रात उसकी सेवा टहल में लगी रही। बहुत ही मार्मिक कहानी है। बंटवारे और विभाजन का जो कुप्रभाव है, जो उसके सह उत्पाद के रूप में ये सब कठिनाइयाँ आई हैं, वो तो अपनी जगह है। और इस बदहाली में संवेदना कैसे बनती है, उठती है, मजबूत होती है, टूटती है और दो लोगों की जोड़ी टूट जाती है। बूढ़ा मर जाता है, बूढ़ी अकेली हो जाती है, उदास हो जाती है। कैसे यह कहानी आगे बढ़ती है, इसको पढ़ते हैं। सबको लगा यह बूढ़ा दिन दिन बुढ़ाता तो जाएगा पर मरेगा कभी नहीं। यूं ही अपनी झिलंगी खटिया पे बैठा बैठा झिलंगा होता रहेगा। वही बूढ़ा मलबे पर ढेर हुआ पड़ा था। पर चन्नी क्यों न रोई? उसके चेहरे पर राहत की चुप्पी पसरी थी। कोई फर्ज चुक गया हो जैसे, या कोई न सुलझाई जा सकने वाली गुत्थी सुलझ गई हो। बुढ़िया बिल्कुल सन्न हो रही। उसके होने जीने का मकसद ही बाबूजी का उसके होने जीने का मकसद ही बाबूजी का पेट भरना था। उसके होने जीने का मकसद ही बाबूजी का पेट भरना था। वह सारी खटर पटर अचानक बेमानी हो थम गई। बूढ़े की मैयत उठी तो चन्नी काली गाड़ी में साथ हो ली। एक छोटी सी भीड़ बुढ़िया को दिलासा देती जमा थी, लेकिन बाबला उसकी बगल में चुपचाप खड़ा था। उठाला तो हो गया तो अड़ोसी पड़ोसी बुढ़िया को समझाने लगे, माता जी अब यह मलबा उठ जाने दो, आपका क्या है, जरा परे को सरक कर बैठ जाओ।
इस नीम की आड़ से भी तो राह रुकती है। हमारी जमीन जायदाद के दाम तो तभी उठेंगे जब यह सड़क बन जाएगी। बुढ़िया एकदम सुन थी। आखिर मलबा लद गया, नीम कटा तो उसने लक्कड़ तक ना मांगा। मतलब मलबा उठ जाता है, क्योंकि बूढ़ा भी उठ चुका है इस संसार से। वह जो इस मलबे को कभी मलबा मानने को तैयार ही नहीं हुआ। बुढ़िया एकदम सुन थी। आखिर मलबा लद गया, नीम कटा तो उसने लक्कड़ तक ना मांगा। उसे तो मजदूरनियां जिस था बिठला देती वह बैठ जाती। घड़ी की बड़ी सुई टूट कर गिर गई तो छोटी भी सहम कर थम गई हो जैसे। बस टिक टिक की आवाज आती रही। सेकंड, मिनट, घंटे सब के सब कहाँ चले गए। धूप छांव का वह खेल जो हर पल बूढ़े बूढ़ी के सामने रचा रहा था। देखो तो बाबूजी, 2 बज लिए होंगे। सूरज कैसा तपकर छना आ रहा है नीम के बीचों बीच। हाँ, चल रोटी ला दे अब। चन्नी कुछ एक रोज अपने घर से अचार और रोटियां बांध लाई। कौर तोड़ माँ के मुख में दे देती। वह चुभलाने लगती। जब चन्नी हाथ रोक लेती, बुढ़िया का मुंह चलना बंद हो जाता। वह पानी का कटोरा होठों से लगा देती तो बुढ़िया के घूंट भरती तो बुढ़िया यूं घूंट भरती जैसे किसी की कोई बात रख रही हो। उसके बाद चन्नी दिन में एक बार थोड़ी देर को आने लगी। एक वक्त चूल्हा जलाकर वहीं पका खिला जाती माँ को। फिर चन्नी बड़बड़ाने ज्यादा और पकाने कम लगी। जरा होश कर बेबे, थाम अपना आपा। मैं भी टब्बर टंडीरे वाली हैं। देवर जेठ वाला घर ठहरा, मैं उधर का निबेड़ूं या तेरे धंधे सलटाऊं। मरते के साथ कोई मरता नहीं, और जीते हड्डे दाना पानी सब मांगते हैं। चल मुका अब से आपा, खुद से पका खा। वह माँ को समझा समझू के जो अपनी गृहस्थी में घुसी तो फिर पलटी ही ना। 2 रोज उपवासी ही गुजर गए। तीसरे रोज पास की मजदूरनी की नजर में बुढ़िया की काया कांटे सी जा खूबी। वह हाथ का तसला फेंक सटर सटर बुढ़िया का चूल्हा बालने लगी। ले माई, खिचड़ा बीन चुक के हांडी धर इस पे। उसने बाटी में जरा से चावल दाल कनस्तर से निकाल कर बुढ़िया के सामने धर दिए और चली गई। भला बलता चूल्हा देख कौन जनानी हरकत में ना आवेगी, उसने सोचा। बुढ़िया सुलगती धुआती लकड़ियों को घूरने लगी। बाबले को इस घरेलू आंच का सेंक जा पहुंचा। उसने सोचा, बाबले को कहाँ गया जी, भला बलता चूल्हा देख कौन जनानी हरकत में ना आएगी, उसने सोचा। बुढ़िया सुलगती धुआती लकड़ियों को घूरने लगी। बाबले को इस घरेलू आंच का सेंक जा पहुंचा। वह गरमाया सा आकर बुढ़िया की बगल में उकड़ू बैठ गया। रोटी वह तपाक से बोला। बुढ़िया उस मर्दाने आग्रह पर जरा चौंकी। इस बार बाबले ने हौले से उसे कोहनी का टहोका दिया और जरा बेसब्री से मांग की, रोटी। यह कौन आ पहुंचा? हक हुकुम वाला। बुढ़िया मारे अचरज के हरकत में आ रही। रोटी रोटी, वह फुसफुसाई। रोटी, निर्द्वंद भाव से बाबला बोला। उसके स्वर से निश्चित था कि इस मांग का कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। बुढ़िया डगमगाती डोंगी सी उठ खड़ी हुई। कुछ याद करती सी आटे की कनस्तरी के पास ठहर गई। फिर परात खींची और आटा उलीच पानी मिलाकर धीमे धीमे गूंथने लगी। अंदर मन मथा चला जा रहा था। भींसती रुलाई गोढ़ी गोढ़ी फूटने लगी। वह घुटनों पर सिर टेक रोने लगी। फिर सलवार पर नाक और आंसू पोंछ दोबारा आटा गूंथने लगी
और तब तक गूंथती रही जब तक कि वह उगते सूरज के गोले सा उजला चिकना ना हो गया। बावले को भूख ने एकदम से हड़बड़ा दिया था। वह तवा उस चूल्हे पर आड़ा तिरछा रखने लगा। बुढ़िया रोते रोते हंस पड़ी। ठहर मोए बेसब्रे ठहर। तवा सीधा कर वह रोटी बेलने लगी। अचानक उसने बिली रोटी को तोड़ मरोड़ दिया और झपाटे से उठ खड़ी हुई। बावला अकबकाया सबसे तकने लगा। बुढ़िया को वह छोटी सी काली डिबिया मिल गई जिसमें अजवाइन रखी रहती। बाबूजी की रोटियों में डाला करती थी। उसने अजवाइन छिटक कर फिर से लोई बना डाली और हट के बेलने लगी। रोटी का आकार बिगड़कर बनते देख बावला हंसने लगा। बढ़ती रोटी के साथ बुढ़िया के होंठों पर एक स्निग्ध मुस्कान फैलने लगी। गुलाबी पड़ती रोटी की गरमाई से बुढ़िया का चेहरा नर्म पड़ने लगा, जैसे तपती मकई पर मक्खन की डली पिघल आई हो। पहली रोटी सीके सीके कि उसने दूसरी बेल डाली और पहली को उतार परे पटक दिया और दूसरी तवे पर डाल तीसरी बेलने लगी। बावला इस व्यापार से उकता गया। तभी बुढ़िया ने उसके सामने दूसरी रोटी रखकर कहा, रे अमले बेसब्रे, इतना भी नहीं समझता कि पहली रोटी तवा ही चुरा लेता है। देख कैसी सख्त पड़ गई है, चल खा ले अब। बावला मस्त बेफिक्री से रोटी के गस्से गले में घुमा घुमा कर जीभ के रस में मीठी करके खाने लगा। बावला मस्त बेफिक्री से रोटी के गस्से गले में घुमा घुमा कर जीभ के रस में मीठी करके खाने लगा। मित्रों, ये जो रोटी का जो रूपक है, यह मंजुल भगत के यहाँ बार बार आता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं मनुष्य की, ये किसी न किसी रूप में उनकी कहानियों में उपस्थित हैं और इनके अभाव से मनुष्य का जीवन किस तरह जो एक विरूपता को प्राप्त होता है, मगर उस विरूपता में भी जी रहे लोगों के भीतर की जो भावना है, एक दूसरे को लेकर जो लगाव है, अनाम रिश्तों में जो गर्माहट है, वह यह सब भी मंजुल भगत के यहाँ उपस्थित है। कहने का अर्थ यह कि मंजुल भगत के ऐसे पात्र जिजीविषा से भरे हुए पात्र हैं। असुविधाओं में जीते हुए, अभावों में जीते हुए कहीं न कहीं हमें बहुत कुछ बतला रहे होते हैं। अगर सिर्फ रोटी ही है खाने को, तो वह रोटी भी कैसे मीठी लगे, यह नुस्खा भी हमें मंजुल भगत की कहानियों में मिल जाता है। तमाम मित्रों का आभार कि आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे हमारे साथ। मदन लाल गुप्ता जी, महेंद्र रंगा जी भी दिख रहे हैं और जो भी मित्रगण हैं सभी का नमस्कार। और कल एक नई कड़ी में हम मिलेंगे। शुभ्रा उपाध्याय जी कल उनके उपन्यासों पर अपनी बात रखेंगी। तो मित्रों, कल मिलते हैं और कल जल्दी मिलेंगे। आज तो यह कार्यक्रम न होने की स्थिति में ही था, मगर आप सभी का लगाव, आप सभी का स्नेह है कि आज की यह कड़ी भी अंततः हुई और अपनी परिणति को भी पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें।